खबर में खुश आमदेद। मैं हूं सईद काजी, आपका होस्ट, और मेरे साथ हैं मियां शाहिद साहब। हमारे साथ इंतहाई अहम मौजूद मेहमान होंगे, मगर मैं कुछ खबरें रन डाउन आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं। क्या आइनी तरामीम को कोर्ट्स में जो चैलेंज किया जा सकेगा या नहीं, ये क्या सिलसिला। और 26वीं तरमीम अभी उसकी स्याही खुश्क नहीं हुई तो 27वीं तरमीम की बात हो रही है, नेशनल गवर्नमेंट की बात हो रही है, नए नए नाम सामने आ रहे हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की बात वो भी मियां शाहिद साहब से पूछेंगे। निज़ाम पर क्या मुकम्मल कंट्रोल हो चुका है? 5 साल हुकूमत मुकम्मल करेगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेतन्याहू के घर तक ड्रोन पहुंच गया। एक हमारे साथ होंगे जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब, मगर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मुनीब फारूक साहब, जिन्होंने बड़ा ला और ज़ाहिर है बड़ी बज़ाहिर एक अनपॉपुलर शायद पॉइंट ऑफ व्यू था कुछ लोगों के लिए, मगर उन्होंने जो कहा वो विंडिकेट हुआ। जनाब मुनीब फारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपका इस वक्त के लिए। और ये फरमाइए कि लास्ट टाइम हम मिले थे ज़माना कबल अज़ तरमीम, आज हम मिल रहे हैं ज़माना बाद अज़ तरमीम। तो ये अभी जो ज़माना बाद अज़ तरमीम है, इसके आगाज़ में ही नई जो एक र्यूमर मिल चल पड़ी है। आपका पर्सपेक्टिव क्या है? क्या बिलावल साहब का नाम आ रहा है, गर्दिश कर रहा है, शायद खकान अब्बासी साहब का नाम गर्दिश कर रहा है, और 27वीं तरमीम का भी एक जिक्र हो रहा है। तो हुजूर, आपकी नज़र में क्या अनफोल्ड होगी हिस्ट्री, किस तरह से? बहुत शुक्रिया काजी साहब। देखिए, मैं जो ज़मीनी हकायक हैं, जो नज़र आ रही होती हैं चीज़ें, उन पर तो तज्जिया तबसरा किया जा सकता है या ख़बर की नौइयत के तौर पर कुछ चीज़ बयान की जा सकती है। गायब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात को है। मैं सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा कि ये बात मुझे इस वक्त बिल्कुल रेलेवेंट नज़र नहीं आ रही कि कोई नेशनल गवर्नमेंट बनने जा रही है या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कोई आने वाले हैं इक़्तिदार के अंदर, या कोई शायद खकान अब्बासी साहब दोबारा आने वाले हैं। ये तो मुझे फिलहाल मुस्तक़बिल करीब में बिल्कुल दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। जो इस वक्त मौजूद है सिलसिला, वो मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, और वो बात दुरुस्त है कि 26वीं तरमीम तो शुरुआत है। ये तो फेज़ वाइज काम डिसाइड किया गया था कि अब इसको फेज़ वाइज किया जाएगा। सो फेज़ वाइज इसे शुरू कर दिया गया, ये पहला काम था। अब इसके बाद चंद मज़ीद काम किए जाएंगे जो जिनमें तशरीगी रह गई है, जो काम नहीं मुकम्मल हुए और इस ख्याल से नहीं हुए कि चीज़ें शायद वो बहुत भारी था। अच्छा, ये जरा रोशनी फरमा दीजिएगा कि कौन से इलाके तशना रह गए हैं इस ज़िमन में, क्या आप रोशनी डाल सकेंगे? देखिए, गुजारिश ये है कि मुझे लगता है, और कुछ चीज़ों के वाज़े इशारे भी नज़र आते हैं कि किबला जनाब मौलाना फजल रहमान साहब जब वो कुछ चीज़ों को कह रहे थे कि ये काला नाग है और ये काले नाग के हमने दांत तोड़ दिए, तो मैं कुछ बातों को जब आप देखते हैं अपने सामने या बहसियत एक सहाफ़ी के, तो आपको अंदाज़ा होता है कि कुछ सोच किस तरह की है। तो ये काला नाग, इसको थोड़ी देर के लिए उन्होंने इधर उधर ज़रूर कर दिया होगा, लेकिन वो काला नाग अपने आबोताब के साथ, मैं अब उसी टर्मिनोलॉजी में बात कर रहा हूँ, वो वापस आएगा और वो इरादा रखता है कि वो अपनी तरमीम को मंजूर करवाएगा, जिसके अंदर बहुत सी चीजें जो रह गई हैं। ऑन अ सीरियस नोट मैं अर्ज करूंगा कि वो शायद यानी मुनीब साहब, वो मुसवदा जो कि 15 सितंबर को पेश होना था, वही मुसवदा दोबारा जो है वो सामने आएगा और 27वीं तरमीम के सूरत में आएगा। देखिए, मैं इसमें मियां साहब ये अर्ज करूंगा कि उसमें जो मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला है वो आ सकता है, और कुछ चीज़ें जो फर्दर जिनकी शिफ्टिंग होनी है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के हवाले से। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तो ना हुआ, बेंच बन गया, और बेंच भी बड़ा वाइड स्प्रेड अथॉरिटी के साथ बना है। वर्चुअली आपकी जो जुडिशल अपॉइंटमेंट्स हैं वो अब बिल्कुल पार्लियामेंट्री ओवरसाइट के नीचे आ गई हैं। इवन जुडिशल कमीशन के अंदर बड़ा एक मेजर फुटप्रिंट नज़र आएगा आपको पार्लियामान के मेंबरान का। सो ये एक चीज़ है, और बहुत सी चीज़ें हैं जो जिनके बारे में बड़ी तशवीश थी निज़ाम के अंदर, और मतलब मौलाना साहब ने भी काफ़ी बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन दी, क्योंकि अब एज वी स्पीक इस वक्त जितने भी फैसले हुए हैं जिनकी रिव्यू पेंडिंग है, वो इस तरमीम के बाद दे स्टैंड ट्रांसफर्ड, दिस इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं ये अपनी रीडिंग नहीं कर रहा, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि 184 के अंदर जितने भी मुकदमात के रिव्यू पेंडिंग हैं वो ऑलरेडी अब बेंचेस के पास चले जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास, जो कि जुडिशल कमीशन बनाएगा, जिसके अंदर पार्लियामान के मेंबरान की एक बड़ी तादाद होगी, यानी 4 मेंबर्स तो वहाँ पे भी होंगे, और बाय मेजॉरिटी वो डिसाइड करेंगे। मुनीब साहब, सबसे पहली जो अपॉइंटमेंट होगी वो तो चीफ जस्टिस की होगी, और आज स्पीकर ने खत लिख दिया है और इसमें यह भी है कि मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत होगी।
तो इसका मतलब है कि हुकूमत के पास 8 नंबर और अपोजिशन के पास 4 नंबर होंगे। तो सर कौन से फेवरेट हैं चीफ जस्टिस आपको नज़र आ रहे हैं कि मोस्ट फेवरेट कौन है? क्योंकि 3 जो नाम हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, ये 3 बड़े नाम हैं जो पहले नाम हैं सीनियर मोस्ट। तो इनमें से कौन से फेवरेट लगते हैं आपको सर? देखिए, ये जो प्रोपोर्शनेट वाला बात है, ये इस तरह से नहीं है। बेसिकली उसमें एक चीज़ जो आप अगर उसका मुताला करें, जो आर्टिकल 175A है, उसके अंदर जो स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई है, उसमें लफ्ज ऑपोजिशन और गवर्नमेंट नहीं लिखा हुआ, उसमें लिखा हुआ है पार्लियामेंट्री पार्टीज। सो पार्लियामेंट्री पार्टीज तो फिर कोई भी हो सकती हैं, वो तो फिर सारे से उन्होंने नाम मांग लिए हैं। अब 12 मेंबरान हैं, 8 MNAs, 4 सेनेटर साहिबान। अब उसके अंदर ये नहीं लिखा कि जी ये इतने ऑपोजिशन से या इतने, वो कहते नहीं पार्लियामेंट्री पार्टीज क्यों। तो गवर्नमेंट के साथ तो एलाइज भी है ना, तो गवर्नमेंट, और वहां पर उनको चाहिए 2/3 मेजॉरिटी, यानी कि कम से कम 12 में से 8 मेंबरान अगर एक नाम पर मुत्तफिक होंगे तो वो नाम फिर प्राइम मिनिस्टर को भिजवा दिया जाएगा, जो कि फिर अपनी एडवाइस प्रेसिडेंट को भिजवाएंगे नोटिफिकेशन के लिए। अब जो नामों की आपने बात की है, इस वक्त जो नजर आ रहा है और लाइकलीहुड बन रही है, वो मुझे तो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का नाम ज्यादा इसमें प्रोमिनेंट नजर आ रहा है, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब के नाम पर तो वैसे ही काफी चीजें उसके इर्द गिर्द घूम रही थी। मुनीब अख्तर साहब का तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि कभी गवर्नमेंट के मेंबर्स उनके हक में वोट करें। सो मुझे याहिया अफरीदी साहब ही नजर आते हैं जो। सर ये बड़ी खबर है, आप वकील भी हैं माशाल्लाह, कानून को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। अगर डेडलॉक पैदा हो जाता है तो फिर क्या होगा? 3 दिन है, 3 दिन के बाद क्या ऑटोमेटिक जो सीनियर मोस्ट हैं वो चीफ जस्टिस बन जाएंगे या कोई और प्रोसेस होगा? नहीं, वो तो सिलसिला खत्म हो गया ना जी, सीनियर मोस्ट वाला वो तो खत्म हो गया है। अब आईनी तरमीम आ चुकी है, अब तो चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट इसी मैकेनिज्म के जरिए होगी। 3 दिन है, डेडलॉक इसमें पैदा हो नहीं सकता। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि या तो आपने कोई एक 50-50 या इस तरह करना हो ना जी, 2/3 अक्सरियत से, यानी 8 मेंबरान का उस पर लाजिम होना, उनका कंसेंसस होना लाजिम है। अब 3 नाम है, तीनों में से इस वक्त जो कॉम्पोजिशन है उस पार्लियामेंट्री कमेटी की, जैसे आपके सामने बन जाएगी, अभी पीपल्स पार्टी ने अपने नाम भेज दिए हैं, बाकी जमातें भेज देंगी, तो आपको शायद उसकी कॉम्पोजिशन से ही पता लग जाएगा कि कंसेंसस किस तरह, कितनी आसानी से है, कितनी मुश्किल से होगा। साथ ही साथ इसमें यह भी है कि अगर कोई जज डिक्लाइन करता है, कोई जज रिजाइन कर जाता है, वो कहता है जी मैं कंसिडर ही नहीं होना चाहता, या आई एम नॉट रेडी फॉर दिस, या मतलब जो भी फॉर सो मेनी रीजंस, तो जो नेक्स्ट इन लाइन होंगे फिर उनको शामिल कर लिया जाएगा। अगर सीनियर मोस्ट हैं वो कहते हैं मैं रिजाइन कर, मैं मिसाल दे रहा हूँ, वो कहते हैं मैं रिजाइन कर रहा हूँ, तो फिर उनके बाद से जो 3 सीनियर मोस्ट हैं वो चुन लिए, उनमें से चुना जाएगा। अगर वो 2 और कर जाते हैं तो फिर उनके बाद से, तो फिर तो ये सिलसिला चलता रहेगा। ये आईनी तरमीम के अंदर लिखा हुआ है। अच्छा मुनीब साहब, मैं एक और एंगल से अब बात करता हूँ, ज़रा लेट्स मी बी द डेविल्स एडवोकेट। ये अगर ये कहा जाए कि ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे कंट्रोवर्शियल असम्बली है, तो मेरे ख्याल में इसमें बाई एंड लार्ज लोगों का इत्तफाक है, नंबर 1। नंबर 2, अखबारों में सुर्खियाँ लग रही हैं कि जुडिशरीज विंग्स क्लिप्ड। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि जो लोग पावर में आए, जिस तरह से आए, क्या आने वाले वक्त में ये तरमीम भी चैलेंज हो सकती है? और अगर वो एक खदशा ख़त्म भी वक्ती तौर पर हो जाता है जो ख्वाजा साहब को लाहक था कि कहीं डब्बे ना खुल जाएं, तो ये डू यू थिंक कि इट विल बी अ वेरी पीसफुल प्रोसेस जो आगे अनफोल्ड करेगा एज द आफ्टर मैथ ऑफ दिस तरमीम? देखिए, जो निज़ाम किसी तरह से बनाया जाता है, फिर उस निज़ाम के जहाँ सिग्नेटरीज होते हैं, फिर उस निज़ाम के वहाँ गारंटोर्स भी होते हैं, और फिर उस निज़ाम को चलाने के लिए चंद मशीन के पुर्जे भी होते हैं। और अगर एक पुर्जा मेल फंक्शन कर रहा हो या दुरुस्त काम ना कर रहा हो, तो फिर या उसे इम्प्रूव किया जाता है, उसे रिप्लेस किया जाता है, उसमें बेहतरी, उसकी एफिशिएंसी को बेहतर बनाया जाता है। मेरे ख्याल में ये भी बाय एंड लार्ज वही कुछ हुआ है। जहां तक बात है, अब वकला हजरात इस पे कह रहे हैं जी कि ये एग्जीक्यूटिव का इख्तियार या पार्लियामेंट्री ओवरसाइट आ गई है और चपफोन मारा गया है जजेस के ऊपर और विंग्स क्लिप किए गए हैं। देखिए, बात यह है, इस मुल्क के अंदर ज्यादा दूर ना सही, लेकिन जो जजेस हैं, अगर फ्रैंकली आप देखें तो इंडिपेंडेंस उन्होंने बड़ी धड़ल्ले से एंजॉय की है। उन्होंने 2 वज़ीर-ए-आज़म घर भेजे हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे फैसले दिए हैं जिनसे पब्लिक एक्सचेकर को अरबों रुपए का और कई दफा मिलियंस ऑफ डॉलर्स के नुकसान हुए हैं। उन्होंने अपनी मर्जी से फैसले किए हैं, एक केस का मुद्दा एक उसमें उठा के किसी और चीज को डाल दिया। सो
देयर इज अ वेरी लेंथी लिस्ट। वो इंडिपेंडेंस जिसके बारे में जिसको वो बड़ा जेलसली गार्ड करते रहे, उसको उन्होंने बड़े भरपूर तरीके से एक्सरसाइज किया। इस मुल्क के अंदर जजेस ने कितने प्लॉट लेने हैं ये और किस तरह का लेना है, वो अगर पार्लियामेंट, वो अगर जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसमें मामला चला जाता है। एक मुनीब भाई, एक और सवाल मेरे ज़हन में उठता है, मैं कम वक्त में आपसे ज्यादा फायदा उठाना चाहता हूं। अब ये जो पार्लियामेंट्री ओवरसाइट आई है, द क्रेडिबिलिटी ऑफ ऑल दोज और उनकी जो मेंटल कैपेबिलिटी है, हमारी बाई एंड लार्ज जो हमारी पार्लियामेंट में माशाल्लाह अच्छे लोग आते हैं, हाउ कैन ये कौम कितना डिपेंड कर सकती है कि वो आला तरीन लीगल माइंड जो हैं लेके आएंगे। जिस तरह मलिक मंजूर साहब थे यहाँ पे, जस्टिस मेरे बड़े अजीज़ हैं मेरे जनाब, और लोग थे, ये इवन ये जो हमारे चीफ जस्टिस साहब आउट गोइंग हैं, अगर इनकी बात करूँ, या वो जो मलिक कयूम साहब थे, तो हाउ मच वी कैन रिलाई अपॉन दी अकूमन and expertise of these जो वर्दी हमारे होंगे मेंबर्स। देखिए, अब वो जो मैं अभी नाम देखे हैं, जैसे जो पीपल्स पार्टी ने स्पेशल कमेटी के अंदर नाम दिए हैं, उनमें फारूक एज नायक साहब हैं, बहुत पुराने वकील हैं। उसमें शायद राजा परवेज अशरफ साहब हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं। कोई ये नहीं कह सकता जी कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं, और भी शायद किसी एक शख्सियत का नाम उसके अंदर शामिल है। सो अगर उस तरह से देखा जाए तो ये नहीं होगा कि बिल्कुल ही पढ़ा लिखा नहीं होगा तो उसको इसमें डाल दिया जाएगा। बट एट द एंड ऑफ द डे, no matter how controversial this assembly is or how controversial the 8 February elections were, at the end of the day, this is the so-called, चले आप बेशक कह लें, this is the public mandate, this is the people who have been chosen। ये तो नहीं है कि कोई अगर बहुत साफ शफाफ इलेक्शन होता और हो रहा हो तो सारे PhD स्कॉलर्स आपकी पार्लियामान के अंदर बैठे होंगे, ऐसा तो नहीं है ना। आपके पार्लियामान के अंदर ऐसे लोग हैं जिनको मुनीब साहब, थोड़ी सी सियासत की बात कर लेते हैं। आईनी तरामीम में PTI का जो किरदार रहा है, और मौलाना फजलुर रहमान इमाम नज़र आए PTI के, और PTI ने बिल्कुल जो मौजूदा क़यादत है उन पर डिपेंड करती रही। आप क्या समझते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान कोई पोल का किरदार अदा कर सकते हैं मुक़तदरा और हुकूमत और PTI के दरमियान, या PTI का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप आफ्टर तरामीम? देखिए, मौलाना साहब मेरा नहीं ख्याल किसी तरह का कोई पुल का किरदार अदा करेंगे, क्योंकि मौलाना साहब खुद इस वक्त मुक़तदरा के साथ उनके कोई अच्छे ताल्लुकात या कॉर्डियल रिलेशनशिप नहीं है। मौलाना साहब के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको लगता है कि जिस तरीके से इलेक्शन बाकी मुल्क में मैनेज हुआ, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी मैनेज हुआ और तहरीक इंसाफ को हुकूमत दिलवाई गई है। मौलाना साहब को तो ये मौक़िफ़ है, तो वो पुल शुल का किरदार तो भूल जाएं। जहाँ तक बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉर सो मेनी रीजंस, उनका जो वो डाउन साइड है वो अभी चल रही है। दे आर गोइंग डाउन द हिल इन द सेंस कि ठीक है, वो क्योंकि जमात मजबूत थी, पब्लिक सपोर्ट साथ थी, तो इसीलिए, और बाय एंड लार्ज गवर्नमेंट जो जमात है वो इंटैक्ट है। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है तो वो जमात सर्वाइव कर रही है। अदरवाइज तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के लिए प्रॉब्लम अभी भी अपनी जगह वहीं पर खड़े हैं। उनकी कोई सॉर्ट ऑफ रिप्रोचमा नहीं हो रहा एस्टेब्लिशमेंट के साथ, कोई उनसे कोई बात नहीं कर रहा। हाँ, चंद यूट्यूबर हजरात बैठकर रात को अपने दिल की ख्वाहिशें जरूर पूरी कर सकते हैं कि, और बस वो ऐसे थंबनेल। मुनीब साहब, हम ये तो कह सकते हैं ना कि आपने कभी दिल की ख्वाहिशों की बात नहीं की, मगर आपका तजिया माशाल्लाह बड़ा ऑन दी टारगेट होता है। बहुत शुक्रिया, हमें एनलाइटन करते रहते हैं, हमें वक्त देते रहा करें। मुनीब भाई, अभी गुफ्तगू नाज़रीन, अब ये दो चीज़ें सामने आती हैं। क्या इट इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ द जो एक प्रोसेस ऑफ डिसएनफ्रेंचाइजमेंट की बात हो रही है, क्योंकि इलेक्शन की बात करें, या ये मुल्क का जो एक सुनहरा दौर है उसका आगाज़ होगा, ये तो तारीख बताएगी। एक ब्रेक लेते हैं, बड़े अहम मसाइल और बड़े अहम लोग हमारे साथ हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। हमें ज्वाइन किया है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर सियासतदान साबिक़ वफाकी वज़ीर जनाब मोहम्मद अली दुरानी साहब हमें गाइड करते रहते हैं। दुरानी साहब, कल एक मार्का तो गवर्नमेंट ने सर कर लिया, अब हम ज़माना बाद अज 26 तरमीम में रह रहे हैं, तो आपको आप सियासी तौर पर कैसे हालात अनफोल्ड होते नज़र आ रहे हैं? खबरें ये भी आ रही हैं कि शायद अब 27वीं तरमीम भी आएगी, ये पहला फेज़ था। हाउ डू यू लुक एट इट सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काई साहब, जो ये तरमीम आई है, ये
हो भी गई है और हुकूमत ने इसको कराया भी है। ये तरमीम जो है ये गालिबन अदलिया स्पेसिफिक थी तरमीम, और जो 8 फरवरी के इलेक्शंस थे उसमें जो अदलिया की तरफ से और इलेक्शन कमीशन की तरफ से हुकूमत को अपोजिशन के मुताबिक जो डिफरेंट सपोर्ट्स वगैरह मिलती रही थी, वो सपोर्ट सिस्टम गालिबन 25 के बाद ख़त्म होता हुआ लग रहा था। तो लिहाजा अगर ये कहा जाए कि ये आईनी तरमीम थी, लेकिन निशाना इसका डेफिनेटली अदलिया ही थी, और अदलिया के आइंदा के जो डेवलपमेंट्स थी उनको इफेक्टिवली कंट्रोल करने के लिए इस तरमीम को इनिशिएट किया गया था। क्योंकि ये जो असम्बली है ये नामुकम्मल है, इसके ऊपर बहुत से अदालती सवालात हैं, बहुत से क्वेश्चंस हैं, इसलिए इसकी जो भी कार्रवाई हुई है मैं समझता हूँ कि इसके नतीजे में हुकूमत को कोई आईनी गिरफ्त नहीं आई है, बल्कि मजीद कमजोरी की तरफ हुकूमत जाएगी। और जो ये ख्याल था कि तो दुरानी साहब इसका वोट तो मौलाना फजलुर रहमान ने भी दिया है, क्या हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़ मौलाना फजलुर रहमान ने किया है? मैं समझता हूँ कि जी मौलाना फजलुर रहमान ने जो इस वक्त हुकूमत की तरफ से एक मुसलसल धमकी चली आ रही थी कि आईनी मेल्ट डाउन होने वाला है, आईनी मेल्ट डाउन हो जाएगा, तो उन्होंने टकराव की कैफियत से बचने के लिए नजरिया ज़रूरत के तहत एक ऐसी तरमीम को फैसिलिटेट किया है जो न्यूट्रल है। मतलब ये तरमीम करने के बाद भी हुकूमत इसमें से कुछ नहीं निकाल सकेगी। 47 के फॉर्म पे बैठी हुई हुकूमत, अवाम के अंदर मकबूलियत ना रखने वाली हुकूमत, गैर मुकम्मल पार्लियामेंट पे बनने वाली हुकूमत। दुरानी साहब माफी चाहता हूं, मैं इंटरजेक्ट कर रहा हूं, एक बड़ा अहम सवाल, क्योंकि फवाद चौधरी साहब हों, बहुत सारे लोग हों, वो ये कह रहे हैं कि अगर ये चैलेंज होगी, पीटीआई कह रही है हम इसे पावर में आकर रिवर्स करेंगे, और जो वकला हैं वो अपनी जगह पर भरे बैठे हैं, तो क्या ये रिवर्स हो सकती है किसी अदालती फैसले के नतीजे में? कैसा, मेरा तो ख्याल ये है कि हुकूमत ने एक कोयलों की ऐसी की है जिसमें उन्होंने अपना ही मुकाला कर लिया, और इस सारी एक न्यूट्रल तरमीम है, इसमें से कुछ भी हुकूमत नहीं निकाल सकेगी, ना वो अपना फॉर्म 47 को वो गैर मुतनाज़ा बना सकेगी, ना इसके नतीजे में वो अपनी हुकूमत को इस्तेकाम दे सकेगी, बल्कि इसके नतीजे में बार, बेंच और अवाम तीनों जो है उसके खिलाफ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। और इस सारे अमल के अंदर जो है वो एक ऐसी अपोजिशन बनती हुई नजर आ रही है जिसके अंदर तमाम जमहूरी कुव्वतें जो है, आज देख लें जितनी भी पार्टीज है, खा वो जमात इस्लामी हो, कोई भी पार्टियां हो, कोई भी पार्टी इस तरमीम को सेकंड नहीं कर रही, क्योंकि ये मफाद स्पेसिफिक तरमीम थी। ये अदलिया को सबवर्ट करने के लिए एक दुरानी साहब देखिए, हुकूमत ने तो तरमीम कर ली और हुकूमत जो है वो अपने आप को महफूज भी समझ रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि 5 साल कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन साथ साथ एक बहुत बड़ी खबर जो है वो गर्दिश कर रही है कि कोई नेशनल गवर्नमेंट बनने जा रही है, नाम भी सामने आ रहे हैं, तो फिर ये क्या है सर? ये तरमीम जो है ना, इसके बारे में मैं अगर कहूँ तो मैं कहूँगा जी खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 अन्ने हुकूमत, और ये खोदा पहाड़ और निकला चूहा, और वो भी मरा हुआ इस तरमीम का न्यूट्रल चूहा। ये तरमीम जो है ये दबाव के अंदर की गई है, और इस दबाव के अंदर चूंकि नंबर्स तो थे नहीं, उन नंबर्स को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा ताउन चाहिए था। मौलाना ने अपनी सियासत की जादूगरी इस्तेमाल करते हुए हुकूमत को इस हद तक पीछे धकेल दिया कि वो एक ऐसी तरमीम करने पे मजबूर हो गए जो तरमीम तो है, जिसकी स्याही तो उनके जिम्मे है। तो इसके नतीजे में कोई नेक नामी नहीं है। और ये मैं आपको बता दूं, देखें, जब ये तासुर ये देते हैं कि इदारे हमारे साथ हैं, हम जनाब डिस्टॉर्शन कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, लेकिन ये तरमीम की शक्ल बना रही है कि ना इनके साथ अवाम है, ना इनके साथ अदारे हैं, और ना इनके साथ अपनी मॉरल फोर्स है, जिसके नतीजे पर ये अपने आप को जस्टिफाई कर। तो फिर सर आगे क्या होगा? क्या हुकूमत चलती हुई नजर आ रही है जब कोई भी साथ नहीं है? तो
देखें, हुकूमत जो है इसमें एक तो पीटीआई को आप ये देखना पड़ेगा कि उन्हें अपनी तहरीक जो है उसको एक सियासी तहरीक में बदलना पड़ेगा, और वो सियासी तहरीक जिसके नतीजे में वो तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को साथ लेके चले। और जब ये 73 का आइन बना था तो 1973 से लेके 77 तक भुट्टो साहब ने इसमें 7 तरमीम की थी, और उनमें से अक्सर जुडिशरी के बारे में थी, ठीक है जी। लेकिन हमने ये देखा कि वो 7 की 7 तरमीम जो थी वो भुट्टो साहब के इक़्तिदार को नहीं बचा सकी। इसी तरह मौजूदा हुकूमत जिन कागज की दीवारों के पीछे अपने आप को खड़ा करके महफूज तस्वुर करना चाह रही है, वो उसमें से महफूज होती हुई नजर नहीं आ रही। मुझे इस वक्त इस तरमीम के बाद हुकूमत ज्यादा वनरेबल और ज्यादा कमजोर नजर आ रही है, क्योंकि उसका भरम खुल गया है। उसने जो भरम बनाए हुए थे ना कि फलां भी है, फलां भी है, फलां भी है, तो आखिर में पता चला। और जो मुख्तलिफ एक्विजिशन हुई हैं वो हो या ना हो, नंबर्स बता रहे हैं कि हुकूमत कहाँ खड़ी है, नंबर्स बता रहे हैं कि हुकूमत कहाँ चल रही है। और दूसरी बात यह है कि उसके अंदर मौजूद पार्टियां जो हैं वो उन्हें खुद आंखें दिखा रही हैं। और बाकी यह है कि जो तरमीम हुई है उस तरमीम का सेहरा तो शायद किसी और के सर जा रहा है सारे का सारा। तो लिहाजा ये तरमीम के बजाय एक बर्थडे पार्टी बन गई है, जिसके नतीजे में मैं ये समझता हूँ कि ये हुकूमत जो है इसने अपना सियासी भरम और अख्तियार जो है उसको कॉम्प्रोमाइज कर दी, और अदालत में से जो ये निकालना चाह रहे हैं। दुरानी साहब, हुकूमत तो कह रही है कि 5 साल पूरे करेंगे, क्या आपको 5 साल पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं? सर ये भी बताइएगा कि अभी नए सेटअप की बातें भी शुरू हो गई हैं, आपको मुस्तकबिल का नक्शा क्या नजर आ रहा है? सर जनाब, मुझे तो नक्शा में सब वही नजर आ रहा है जो अभी तक चल रहा था। अदालत और अवाम इस हुकूमत को नहीं रहने देंगे। ये हुकूमत चूंकि ना आदलिया के टेस्ट में से गुजर सकती है, ना अवाम के टेस्ट में से गुजर सकती है। और अगर ये तरमीम रह गई तो इसी तरमीम के फंदे में यही हुकूमत आपको लटकी हुई नजर आएगी, क्योंकि अवाम की दी हुई ताकत इस वक्त जो ये हुकूमत के पास नहीं है, ये उसको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। और अगर इलेक्शन 45 पे आ गए तो वो ताकत तो इनके पास नहीं रहेगी। जो ताकत इन्होंने हुकूमत के बुत में डालने की कोशिश की है उस बुत के अंदर तो ये खुद मौजूद नहीं है। तो वो ढांचा, वो खोल जिसको ये हुकूमत समझ रहे हैं वो तो इनका है ही नहीं है। ये तो पराई दुकान पे जो है वो नाना जी का फातिहा पढ़े हैं। एक सवाल बड़ा दिलचस्प सा सवाल करना है मैंने आपसे, क्योंकि आप ताकत की इरादारियों में घूमते रहे हैं, अवाम में भी रहे हैं, हम सियासत, हर हुक्मरान आके यही कोशिश करता है, सिविलियन हो या डिक्टेटर हो, कि कोई दीवारें बनाऊं, कला बनाऊं कि मेरा जो है रहती दुनिया तक मेरा इक़्तिदार रहे। तो ये उसी ख्वाहिश का नतीजा आपको लगता है? और फिर ये नफ्सियात क्या है? सर ये नफ्सियात तो देखें, ये तो इंसान की नफ्सियात है। जो दुनिया में आता है वो मरना नहीं चाहता। जो इक़्तिदार में, मैंने आज तक आप देखें 1996 में या 97 में जो तरमीम मियां साहब करने चाह रहे थे, उसके बाद उन्होंने 20 साल इक़्तिदार में रहना था। इसी तरह अला हाज़िल क़यास, हर हुकूमत जो आती है वो ताहयात रहने के लिए आती है और उसके मंसूबे जो होते हैं वो बहुत दूर तक होते हैं, लेकिन एक मंसूबा उसमें नहीं होता। ये हुकूमतें, इन्हें रहना चाहिए 20-20 साल, लेकिन एक वजह से नहीं रहती कि इनके मंसूबों में अवाम कहीं नहीं होते, इनके मंसूबों में मुल्क कहीं नहीं होता, इनके मंसूबों के अंदर अवाम की फलाह कहीं नहीं होती। इनकी ज़ाती फलाह, ज़ाती खानदान और ज़ाती मफादात से शुरू होने वाली हुकूमतों को जितनी मर्जी तरमीमों के गिलाफों में लपेट के रखें, जितने मर्जी इनको ताबूत पहना लें शीशे और लोहे के, ये महफूज नहीं। दुरानी साहब, अभी खबर आई है कि बिलावल भुट्टो जरदारी और सदर आसिफ अली जरदारी ने दुबई का दौरा जो है मौखर कर दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी जो है बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी आइंदा आने वाले दिनों में कोई अहम हो सकते हैं? मेरा तो ख्याल है कि जरदारी साहब और का खानदान जो है उन्होंने फैसला किया हुआ है कि भुट्टो साहब की हर निशानी को मिटा के दम दें। तो अब जो 77 का आइन है जिसको भुट्टो साहब ने बनाया था, अब उस मतलब उनकी खानदान, उनकी जमहूरियत और उनकी जमहूरियत पसंदी से लेके हर चीज को जो है इन्होंने
तहोतेक कर दिया है, तो अब जो आइन बचा था उसके ऊपर भी जो है ये तेसा जनी लेके निकल आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि इनका मुस्तकबिल, आपको मैं ये बता दूं कि सिंध के अंदर मैंने वहां से पता किया है, वो कह रहे हैं कि फॉर्म 47 ज्यादा अप्लाई हुआ है लाहौर पंजाब से भी, और अगर सिंध में इंतखाबात किसी डील के बगैर हो जाए, इनके उम्मीदवार तो घरों से नहीं निकल सकेंगे। मुझे पता है जीडीए की वहां क्या हैसियत है, मुझे पता है वहां पीटीआई की क्या हैसियत है, और सिंध के लोग किस कर्ब में जिंदगी गुजार रहे हैं इनके निजाम के तहत। तो इसलिए ये इनका दुश्मन कोई बाहर नहीं है, इनका दुश्मन कोई सियासी दुश्मन भी नहीं है, ये अपने दुश्मन खुद है। और ये अपनी जो इनकी लेगेसी थी, भुट्टो लेगेसी, और जो वो जमहूरियत की लेगेसी थी, कुर्बानियां देने की, मतलब शहादतें उठाने की लेगेसी थी। बीबी जो थी, अल्लाह उनकी मगफरत करे, बीबी गाड़ी के अंदर बैठने को तैयार नहीं थी कि मेरे आवाम से कांटेक्ट कट जाएगा, और ये अपने गिर्द जो है जाली तरमीम की दीवारें खड़ी कर रहे हैं ताकि अवाम और अदलिया से बच सके। तो मतलब ये है कि जागों के तसर्रुफ में उकाबों की नशेबन, और इनके पे तो वो फिट आता है कि वो फरेब खुर्दा शाही जो पला होकर गसों में, उसे क्या खबर के क्या है, मतलब ये जमहूरियत की बातें करेंगे, ये भुट्टो और बेनजीर की बातें करेंगे। ये तो अपनी लूटमार में लुथड़े हुए मतलब जो अफराद हैं, ये उन्हीं के साथ, ये नून के साथ ही ठीक लगती हैं। अब इसका पूरा नाम रखते न चाहिए PNPP, मतलब ये तो एक ही पार्टी है अब, और ये एक ही रहेंगे, और एक ही इनका अंजाम होगा, और एक ही इनका आखिर होगा। दुरानी साहब, इट इज़ ऑल विद अ ग्रेट प्लेजर, जिस तरीके से और जिस माशाल्लाह खताबत के जौहर से आप हकीकतों पे को रोशनास करते हैं, ये आपका हिस्सा है। मगर नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और बात करेंगे ज़रा आलमी दुनिया भी बहुत बड़े ख़तरात में मुब्तला है। ये क्या ख़तरात हैं और क्या इस पर खुदा न खास्ता हमारे ऊपर क्या असरात हो सकते हैं, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब, दफाई अमूर के माहिर। उनसे हम कुछ रहनुमाई हासिल करेंगे। बड़ी मुश्किल दुनिया में है जनरल साहब, मैं कहाँ से शुरू करूँ समझ में नहीं आता। इधर चाइना ने भी अब हाई प्रिपेयर्डनेस के लिए शायद कह दिया अपनी फ़ौज को। उधर ये बात खबरें आ रही हैं कि जो नेतन्याहू के घर तक भी वो पहुँच चुका था। पहले मैं इधर ही आता हूँ कि ये पॉलिसी जो सरेंडर और स्टाव, ये भूखे मरो या सरेंडर करो, ये है नेतन्याहू की पॉलिसी। और जो ईरान की कैपेबिलिटी है उसको कहा जा रहा है कि ग्रासली हम अंडर एस्टिमेट करें। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस सर? देखिए, ईरान की कैपेबिलिटी को दुनिया अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकती, और जो ममालिक उससे डायरेक्टली अफेक्टेड हैं, इजराइल और अमेरिका, वो कभी भी इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे। आप देखें कि 3 हफ्ते गुजर चुके हैं, और जबकि इन्होंने ऐलान किया था कि वो किसी वक्त भी ईरान पे एक बड़ा सरप्राइज़ और अचानक से और बड़ा ख़तरनाक हमला कर सकते हैं, तो 3 हफ्ते तो गुजर गए हैं, अभी तक हमला नहीं कर सके। और लेटेस्ट स्टेटमेंट जो अमेरिका ने दी है कि हम उम्मीद करते हैं कि जंग इजराइल और ईरान के दरमियान जंग नहीं होगी। ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि ईरान की जो पावर है, ख़ास तौर पर न्यूक्लियर, वो काफ़ी नज़दीक तरीन पहुँचे हुए हैं, और हो सकता है कि वो न्यूक्लियर पावर बन भी चुके हों। और क्योंकि उनकी पॉलिसी है उसमें क्लैरिटी नहीं है कि कहाँ तक पहुँचे हैं, टेस्ट किया है नहीं किया, तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए इजराइल अभी भी हिचकिचा रहा है एक बड़ा हमला करने के लिए ईरान पे। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि 3 हफ्ते गुजर चुके हैं। जनरल साहब, ईरान जो इजराइल है उसके पास बड़े दिफाई निज़ाम है, मौसर किस्म के दिफाई निज़ाम है, और बड़ा दावा करते हैं वो अपनी हिफाजत का। लेकिन नेतन्याहू के घर पर हमला हुआ और वहाँ पर ड्रोन हमला हुआ, लबनान को या हमास को ये ताकत कहाँ से मिली सर कि इतना बड़ा ख़तरनाक हमला, और वो भी इतने बड़े मौसर दिफाई निज़ाम को तोड़ के? देखिए जी, एक तो वो जो है हिजबुल्लाह, उसकी अपनी में एक बहुत बड़ी अपनी फोर्स है, और उसको ईरान की सपोर्ट है, और वो ईरान उन्हें मुकम्मल तौर पे सपोर्ट करता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने उसको लॉन्ग रेंज अभी तक मिसाइल दिए हुए थे। तो ये आप देखें कि जो लेबनान का बॉर्डर है, इससे नेतन्याहू का घर जो कसरिया में है, उसका फासला तकरीबन 120 किलोमीटर बनता है। तो इन्होंने 120 किलोमीटर तक तो उसको इंगेज किया है, और ये नेतन्याहू साहब की खुशकिस्मती थी कि वो वहाँ पे नहीं थे।
तो अगर जंग एक्सकलेट करती है तो मेरा ख्याल है ईरान इन्हें लॉन्ग रेंज अगर वेपन दे सकता है तो फिर इनका कोई भी शहर महफूज नहीं होगा। अच्छा, ये जो ड्रोन है जनरल साहब, उस पर तो आपने हमें गाइड किया था, ये जो हाइपरसोनिक मिज़िल है, और मैं हैरान हुआ कि वो हाइपरसोनिक मिज़िल यानी वो आज़ाद हो जाता है ऊपर जाके, यानी उसके बाद मैं हैरान हुआ टेक्नोलॉजी को देख के। मगर ये ड्रोन में कितना आगे चला गया है कि ड्रोन के हमले जो हैं पेनिट्रेट कर जाते हैं। क्या लो फ्लाइंग करते हैं या इतने ज़्यादा होते हैं कि डिटेक्ट नहीं होते? देखिए जी, ड्रोन लो फ्लाइंग भी कर सकता है, और जैसे इन्होंने टैक्टिकली उनके एयरबेस को स्ट्राइक चंद दिन पहले किया था और उसमें काफ़ी सारा इनका नुकसान किया था। और लॉन्ग रेंज जो ड्रोन्स हैं वो बड़े हाई अल्टीट्यूड पे भी फ्लाई कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि किस किस्म के आपने ड्रोन बनाए हुए हैं। बट मेरी इत्तला के मुताबिक, जो मुझे लोगों से बातचीत करके इंफॉर्मेशन वक्तन फ़ौक्तन इंसान शेयर करता रहता है, कि ईरान की जो नैनो टेक्नोलॉजी है और स्पेशली मिलिट्री टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है, और इसी की बिना पे अभी तक जो है इजराइल ईरान पे हमला नहीं कर सका। अच्छा जनरल साहब, थोड़ा सा हमें ये बताइएगा, मैं खुद बड़ा सब क्या आप समझते हैं कि इजराइल पर ऐसे तबाहकुन और हैरानकुन कोई और हमले भी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। देखिए, अगर जंग तूल पकड़ती है और ईरान ये जो लॉन्ग रेंज मिसाइल है, शहाब है, जुल्फ़कार है, गदर है, फजर है, ये उनकी बड़ी रेंज है जो कि 75 किलोमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। और इनका ज़मीनी फासला देखें तो तकरीबन 2000 किलोमीटर है ईरान का इजराइल से। और उन्होंने बड़े वहाँ देखे, उन्होंने जो सुपरसोनिक मिसाइल उन पर मारे और वो घिरे जाके, कुछ रुक भी गए बट कुछ टारगेट्स पे भी लगे। तो अगर इस किस्म के लॉन्ग रेंज और मीडियम रेंज मिसाइल हिजबुल्लाह को ईरान दे देता है तो फिर इजराइल जो है उनका कोई भी शहरी या शहर महफूज नहीं होगा। अच्छा जनरल साहब, ये भी बात आ रही है कि जो उसका प्लान था वो लीक हुआ है, गार्डियन ने गालबन ये क्लेम किया है, तो क्या इतनी इंटेलिजेंस भी कंप्रोमाइज़ हो गई है इनके हिजबुल्लाह और ईरान और इनके मुकाबले में इजराइल की? देखिए, ये खबर तो आई है, बट अगर पता नहीं वाकई क्योंकि उसके खदोखाल वाज़े नहीं हुए कि वो कौन से टारगेट्स को हिट करना चाह रहे थे। लेकिन ओपनली अमेरिका ने उनको कहा कि हम नहीं चाहेंगे कि इजराइल जो है उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे हमला करे। अब आ जाके फिर मिलिट्री टारगेट्स पीछे रह जाते हैं, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहेगा कि उसकी जो ऑयल की सप्लाई है, दुनिया में 20% से ज़्यादा ऑयल स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से गुजरता है, जो ओमान और ईरान के बॉर्डर के बीच में समंदर है वहाँ से। तो वो नहीं चाहेंगे कि दुनिया के मेन सप्लाई चेन को अफेक्ट करे और दुनिया किसी बहुत ही बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से दो चार हो जाए। तो मेरा ख्याल है कि अब जैसे जैसे दिन गुजरेंगे इजराइल का ईरान पे हमला करने के चांसेस कम होते जाएंगे। जनरल साहब, एक और बड़ी अहम बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसने मॉडर्न वारफेयर को तब्दील कर दिया। मैं कल एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था कि ये इसका कैरियर और है जो उसे उठा के ऊपर ले जाता है, फिर वो उसे स्पिट करता है, एंड देन यू कैन चेंज इट्स डायरेक्शन, इसका टारगेट बदल सकते हैं। ये क्या हथियार है और उसने मॉडर्न वारफेयर को कैसे बदल दिया? देखिए, इसमें मुख्तलिफ सिस्टम होते हैं, जो एक तो वॉरहेड कैरी करके टारगेट तक ये ले जाता है। दूसरा, इसमें मुख्तलिफ गाइडेंस सिस्टम होते हैं, कुछ सैटेलाइट से गाइडेंस लेते हैं और कुछ में अपना अंदरूनी सिस्टम होता है कि वो खुद ब खुद टारगेट जो उनको मिला होता है उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करते हैं, और वो इंटरफेरेंस भी उसको किसी किस्म का कोई इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग रोक भी नहीं सकती, और जाके टारगेट को हिट करते हैं। जल साहब, डू वी हैव दिस टेक्नोलॉजी? हमारा वारफेयर भी माशाल्लाह, एक जानिब खित्ते में जंग लगी हुई है, दूसरी जानिब सऊदी अरब जो है वो मिस्र में बड़ी सरमायाकारी करना चाह रहा है। तो ये आप क्या देखते हैं कि क्या इससे जो जंग है उसके इम्कानात कम हो जाएंगे और या सऊदी अरब खुद इसमें का हिस्सा बन जाएगा? नहीं, मेरा ख्याल है इंशाल्लाह जंग के जो है बहुत बड़ी जंग के इम्कानात कम होंगे, क्योंकि आप देखें कि वक्त के साथ रशिया का इन्फ्लुएंस मिडिल ईस्ट में बहुत बढ़ गया है। वो सऊदी अरब के साथ ओपेक का मेंबर है, उसने सीरिया के साथ देखिए अमेरिका का आगे खड़ा हो गया, और अमेरिका ने पूरा जोर लगा लिया कि हाफिज अल असद और ये जो उनके बेटे हैं उनका जो रजीम थी उसको चेंज कर सके, लेकिन वो उसे चेंज नहीं कर सका। इसी तरीके से उसने अपने तल्लुकात को बड़ा अच्छे तरीके से ईरान, सऊदी अरेबिया और इवन इसराइल के साथ भी बड़ा अच्छा बैलेंस किया हुआ है। तो खित्ते में रशिया का और चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। चाइना ने देखिए सऊदी अरेबिया और ईरान की डिप्लोमेटिक रिलेशंस को पिछले साल मार्च में दोबारा इस्टेब्लिश करवा दिया। तो ये मेरा ख्याल है जो नया जो मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रहा है,
जिसमें चाइना और रशिया एक मेजर जो है ब्लॉक के तौर पे उभर रहे हैं। दोनों जो है एससीओ की कॉन्फ्रेंस, जैसे हमने अभी होस्ट की समिट कॉन्फ्रेंस, उसके भी मेंबर हैं और दोनों ब्रिक्स के भी मेंबर हैं। तो ये जो यूनिपोलर वर्ल्ड है ये ऑलमोस्ट खात्मे की तरफ है और दुनिया मल्टीपोलर वर्ल्ड में, जिसमें चाइना और रशिया का बहुत बड़ा ब्लॉक होगा, जिसमें हम भी शामिल होंगे, वो बनने जा रहा है। जल साहब, ये एक स्क्रीन पे हमारी खबर चल रही है, फर्स्ट स्टेप टू वर्ल्ड वॉर, नॉर्थ कोरिया प्रिपेयरिंग 10,000 सोल्जर्स टू जॉइन रशियाज वॉर। अब ज़ेलेंस्की ने ये बात की है। जल साहब, पहले पुतिन कह चुका है कि अगर यूरोप या कहीं से भी आपके फौजी यहाँ आए और वो सिस्टम लेके आए यूरोप से या अमेरिका से, तो वो यूरोपियन टारगेट्स जो हैं ये यूरोपियन के साथ ऐलान जंग कर देगा। कितना इस थ्रेट को आप पोटेंट समझते हैं? देखें, रशिया तो चाह रहा है कि यूक्रेन की वॉर को ख़त्म होना चाहिए या इसको कर्टेल कर दे, लेकिन ये अमेरिका ने क्योंकि यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है और वो ये समझ रहे हैं, अब तीसरा साल जंग को शुरू हो चुका है, वो ये समझते हैं कि रशिया को ऐसा ऐसा ब्लीड करें, उसकी इकॉनमी को ख़त्म करें, उसको कमज़ोर करें। और रशिया को इस बात का एहसास है कि वो अमेरिका के मुकाबले में उतना ताकतवर नहीं है और वो चाहेंगे कि किस तरीके से ये यूक्रेन में जो कॉन्फ्लिक्ट है ये स्लो हो या ख़त्म हो जाए। लेकिन देखें, इसमें वर्ल्ड के जो प्लेयर हैं अपने, जैसे रिसेंटली चाइना ने स्टेट ऑफ ये जो साउथ चाइना सी में है, ताइवान के पास अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज की हुई है और वहाँ उन्होंने तमाम किस्म के अपने जंगी जहाज़, बहरी जहाज़ और फोर्सेस को इस्तेमाल किया है और चाइना ने यह भी कहा है अपने फोर्सेस को। जल साहब, वक्त की दीवार सामने खड़ी हो जाती है, आपको रोकने को तो नहीं, सराहत और वजाहत से और सलीस ज़बान में इंतहाई दकीक और मुश्किल मामलात को आप हमें समझाते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये थे जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब और ये था हमारा आज का हफ्ते का पहला शो। कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।